नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पे मैं अपडेट्स देने वाला हूँ एंड एनालाइज करने वाला हूँ ऐसे इवेंट्स को जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं, जो आपके इनकम, आपके खर्चे और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। पीएम नजेस पीएसबीज टू पुश क्रेडिट ग्रोथ। यहाँ पे एफएम नजेस, सॉरी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने नज किया है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि आप क्रेडिट ग्रोथ को पुश करो, आप क्रेडिट ग्रोथ को आगे लेकर जाओ इकोनॉमी में, क्योंकि जो क्रेडिट ग्रोथ है, देखिए अगर ये बढ़ेगा, लोगों के पास लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा, तभी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। तो विद क्रेडिट ग्रोथ स्लिपिंग शार्पली, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनका हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, उनको कहा गया कि भाई पैसा है आपके पास तो अब लोगों तक पहुंचाइए। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो तो काफ़ी कम हो चुका है इस टाइम पे। अगर आप देखोगे कंपैरेटिव बेसिस पे 3 साल के लो पे चल रहा है, ठीक है? 8.97% एंड सिंगल डिजिट्स ही रहा है उसके बाद सब्सीक्वेंट फोर्टनाइट भी 9.6% पे। तो डेटा कंपाइल किया गया था बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा। वहाँ पे जो 12 में से 10 अगर आप देखेंगे स्टेट ओन्ड बैंक्स है, मतलब गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक है, उनका सीआरएआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये है ओवर 17% एज़ ऑफ मार्च, अगेंस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 11.5%। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीआरएआर कितना है? 14.25% है एज़ ऑफ मार्च 2025। कैनरा बैंक का कितना है सीआरएआर? 16.33%। तो जितने भी स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, उनका जो सीआरएआर है इन द रेंज ऑफ 17% टू 20.53%, विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ओवरसीज़ बैंक, बहुत सारे हैं, 18% से ऊपर भी है, ठीक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखेंगे 20.53 है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रेज़ किया कि पीएसबी काफ़ी अच्छे से कैपिटलाइज़ है और इनका सीआरएआर जो है 16.5% की रेंज में है, तो इनको अर्ज किया गया कि आप तो बिल्कुल प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ-कहाँ आप लेंड कर सकते हो पैसे को, और करो आप, ठीक है? तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। अगर हमारे पास एडिक्वेट कैपिटल है, बैंक्स अच्छे से लिक्विडिटी है बैंक्स के पास, और डिमांड है अगर कैपिटल की, तो डिमांड होना भी मार्केट में बहुत ज़रूरी है कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तभी वहाँ पे कैपिटल की डिमांड भी बढ़ेगी। रेयर अर्थ कर्व्स टू हिट ईवी, आरई एंड डिफेंस सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स हैं और मेटल्स हैं, इनकी शॉर्टेज से। सबसे पहले तो इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ है वो रिलेटिव गोल्डीलॉक्स सिचुएशन में है, क्योंकि सबसे पहले आप देखेंगे रिस्क है हायर लैंडेड ऑयल प्राइसेस का, क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाते हैं। जब भी वॉर होता है, वहाँ इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है? जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अभी एकदम से नहीं बोल सकते सब कुछ क्लियर है। तो आउटलुक जो इंडिया का है ना, वो काफ़ी कॉशियस ऑप्टिमिज़्म का है, क्योंकि ग्लोबल चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, हमारे ग्लोबल फैक्टर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दिस इंडिया इज़ ऑन अ बेटर फुटिंग बाकी नेशन से, बट येस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सबको अफेक्ट करती है। मिनिस्ट्री ने वे किया कि चैलेंजेस जो इंडिया फेस करता है, जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जो एक्सपोर्ट कब्स लगे हैं, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, कहा गया है कि ये कंसर्निंग फिनोमिनन है, ठीक है? एक तो टैरिफ चल रहा है, ट्रेड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं नए-नए, साथ में अब चाइना भी ऐसी चीज़ें कर रहा है। मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो वाइटल है सोलर पैनल्स के लिए, विंड टरबाइन के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी को स्टोर करना है अगर, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वहाँ भी ज़रूरी है। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कहीं न कहीं हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को परेशान करेंगे ये। तो डिसइन्फ्लेशनरी आउटलुक है, मतलब आगे महँगाई घटने वाली ही है, आगे ऐसा लग रहा है, और अभी भी घटी हुई है। मॉनसून बढ़िया रहेगा, अबव नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ट्रेंड्स हमारे लिए ये पॉज़िटिव है, लेकिन अपसाइड रिस्क रहेगा इन्फ्लेशन का ग्लोबल कमोडिटी प्राइस से लेकर रिलेटेड। तो ग्लोबली अगर वॉर चल रहा है, टर्मोइल चल रहा है, तो कहीं न कहीं हमें दिख सकता है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ जाएँ अचानक से। तो और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेज़ जितना नीचे रहेंगे, इंडिया के लिए उतना फ़ायदा है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया और जो बाकी कमोडिटीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं। प्राइवेट कंज़म्पशन रेज़िलिएंट है, सर्विसेज़ एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो 6.5% ग्रोथ इसकी वजह से आया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेल्स अभी मॉडरेशन में चल रहे हैं, रूरल डिमांड बढ़िया है एंड हार्वेस्ट भी बढ़िया हो रहा है इस बार। तो अगर देखिए हार्वेस्ट मानसून बढ़िया होता है, तो गाँव देहात के जितने एरियाज़ हैं, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम एकदम से बढ़ता है लोगों का, और कंज़म्पशन भी बढ़ता है, तो व्यापार बढ़ता है, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जो आउटलुक है इकोनॉमी का अभी भी पॉजिटिव है, एक्सटर्नल चैलेंजेस इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली अगर आप देखोगे तो चीज़ें सही ट्रेंड पे चल रही हैं, सही डायरेक्शन में कहीं न कहीं हमें जाती हुई नज़र आ रही हैं। बात करेंगे अगले आर्टिकल की, और ये है इन्वेस्टर्स मेक इट लार्ज, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स लैग इन
फर्स्ट हाफ ऑफ करंट ईयर 2025। अच्छा, स्टॉक्स जितने भी हैं शेयर बाजार में 3 कैटेगरी के मेन स्टॉक्स होते हैं। सबसे पहले होता है क्या, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। लार्ज कैप बड़ी कंपनीज़ हो गई। तो बाय डेफिनिशन तो अगर आप देखेंगे जो टॉप 100 कंपनीज़ है वो लार्ज कैप में आती हैं, और निफ्टी मिड कैप वाली इंडेक्स में जो कंपनीज़ है मिड कैप की हैं, लार्ज कैप सॉरी स्मॉल कैप वाली निफ्टी स्मॉल कैप वाली कंपनी स्मॉल कैप में है। ये ऐसा कोई डेफिनिशन नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ से नीचे की कंपनी यूजुअली स्मॉल कैप होती है। 20,000 से 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ ले लो आप चाहे। वो उस लार्ज कैप में मिड कैप में आती है, और मिड कैप के ऊपर आता है लार्ज कैप जो 80,000 या 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनीज़ हैं। आप कह सकते हैं कि वो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा लार्ज कैप में पैसे कमा पा रहे हैं। लार्ज कैप इंडेक्स बहुत अच्छा मूव कर रहा है, हमारा निफ्टी मूव कर रहा है ओवरऑल। और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे स्मॉल कैप की मैं बात करूँ और मिड कैप की, तो ये दोनों इंडेक्स कहीं न कहीं अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं अपने फ्रंटलाइन पीयर्स को फर्स्ट हाफ में। एंड ओवरऑल एनालिस्ट कह रहे हैं कि स्मॉल और मिड कैप्स अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं क्योंकि टैरिफ डिसीजंस अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी थोड़ी टेपेड रही हैं, बहुत खास नहीं रही हैं। तो यहाँ पे बीएसई मिड कैप, बीएसई स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को बाय रिकॉर्डिंग डबल डिजिट रिटर्न्स। 12 से 18% का रिटर्न आया है इसमें। इन कंपैरिजन सेंसेक्स और निफ्टी में ने गेन किया है 8.6% और 9%। तो जो मार्च 2025 का क्वार्टर है फॉर अर्निंग्स एंड कमेंट्री फॉर मोस्ट मिड एंड स्मॉल कैप्स दे वर गुड। ठीक है? और ये ड्यू है इन दी अर्निंग्स परफॉर्मेंस की। जो डीआईआई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी पैसा इन सेगमेंट में अभी लगाया है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक होना ज़रूरी है, ऐसा कहना है एक डायरेक्टर है इक्विटी स्ट्रैटेजी के उनका, कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहो, आप पूरे इंडेक्स पे बेट मत करो। आप मिड कैप, स्मॉल कैप आपके जो स्टॉक्स हैं अच्छे, उन पे बेट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मिड कैप सेगमेंट ने डिलीवर किया है हेल्दी ग्रोथ अगर आप देखोगे। एंड मार्केट कैप भी मिड कैप का काफ़ी बड़ा है। 17 ट्रिलियन रुपए हुआ करता था 2017 में, 92 हो चुका है। अब सोचो क्या सीएजीआर चल रहा है, 27% का सीएजीआर चल रहा है। लार्ज कैप, मिड कैप सेगमेंट ने 14.5% और 21% का सीएजीआर यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। मतलब 4 साल, 3 साल में पैसा ही डबल हो जा रहा है 3 साल में, हर 3 साल में, वो भी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल कैप मार्केट है, इनका कहना है, इस आर्टिकल का कहना है कि कंटिन्यू टू बिलीव इंडिया इज़ अ स्मॉल कैप मार्केट। एंड जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं जैसे बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी 50, ये ज़्यादा रिटर्न शायद ना दे फॉर द कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रहेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप में, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपके लिए आ सकते हैं। तो करंट वैल्यूएशंस मिड कैप 150 का 28x चल रहा है अर्निंग्स का, और ये कितना था 39x है एफवाई 25 सितंबर में। तो कहीं न कहीं एक रीसेट दिख रहा है हमें, और जब अच्छा परफॉर्म करेंगी कंपनीज़ तो आगे ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर से हम अच्छा वैल्यूएशन देख पाएँगे। बिग फोमो इन्वेस्टर्स ब्रिंग इन 1.8 लाख करोड़ टू अ 15,000 करोड़ पार्टी। मतलब 15,000 करोड़ की पार्टी थी, लोग ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ लेकर पहुंच गए। कौन सी पार्टी है ये बात करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट वीक रहा है इंडियन मार्केट के लिए। आईपीओ आया स्ट्रॉन्ग नोट पे, ठीक है। एंड ये था एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड कहीं ना इन्हें 1.85 लाख करोड़ के बिड्स रिसीव हुए हैं, ठीक है। नियरली 12 टाइम्स 15,600 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स दे आर ऑफरिंग। 12,500 करोड़ की शेयर्स ऑफर हो रहे हैं, और ये लार्जेस्ट पब्लिक इशू है बाय अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। एंड अगर आप देखेंगे इन्हें बिड्स मिले थे 1.5 लाख करोड़ के, और ये हाईएस्ट रहा है अमंग बिलियन डॉलर इंडियन आईपीओ सिंस जोमेटो इशू 4 इयर्स अगो। एंड कंपनी ऑफर कर रही है कि वो 130 मिलियन शेयर्स सेल करेंगी, ठीक है। एंड डिमांड कितने शेयर्स की है? 2.18 बिलियन शेयर्स की है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने बिड लगाए हैं 55 गुना, ठीक है, शेयर्स के। रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगाए हैं कितना? 1.4 टाइम्स देयर पोर्शन, एंड जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एचएनआई कैटेगरी है उन्होंने 9.9 टाइम्स, ठीक है। तो इस टाइम पे आप देख रहे हो कि आईपीओ में फिर से कहीं न कहीं इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन रिटेल जो पोर्शन है मुझे लगता है लोगों को आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बिड ही कितनी लगी है 1.41, दैट्स इट। तो कोई बहुत ज़्यादा बिड यहाँ पे नहीं है। इंडिया टू नीड 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स ग्रीन फंड बाय 2030। तो इंडिया को 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी क्यूमुलेटिव ग्रीन सोशल सस्टेनेबिलिटी डेट में। मतलब अगर आप डीकार्बनाइज करना चाहते हो सेक्टर्स को जैसे सीमेंट, स्टील, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इसके लिए। और रिपोर्ट का कहना है कि 2030 तक करीब 756 बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर्स है, ये डॉलर्स एक्सपेक्टेड है कि आएगा प्राइवेट सोर्सेज से, जहां पर
हम इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल और इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स। तो डिकार्बनाइज़ करना होगा स्टील को, सीमेंट को और इसके लिए ही $650 बिलियन की ज़रूरत है और ये प्रेज़ेंट करता है इंडिया के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़। तो दिसंबर 2024 तक इंडिया का जो क्युमुलेटिव जीएसएस इश्यूएंस था वो रीच कर चुका था $55.9 बिलियन, रिप्रेज़ेंट कर रहा था 186% इंक्रीज़ सिंस 2021 लार्जली जहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स 83% शेयर यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स का था। लेकिन इंडियन मार्केट अब रैपिडली डाइवर्सिफाई कर रही है अलग-अलग थीम्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में और इंडिया रैंक करता है 4th लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट सोर्स ऑफ अलाइन्ड जीएसएस डेट ग्लोबली और 4th लार्जेस्ट मतलब चाइना, साउथ कोरिया, ये सारे अगर आप देखेंगे तो ये भी इनके साथ है, इनके इनसे आगे है इंडिया से इस टाइम पे। करेंसी ट्रेंड रिवील करती है कि जो यूएस डॉलर है वो डोमिनेंट चॉइस है। ऑफ कोर्स सब लोग जो पैसा रेज़ करते हैं, वो डोमिनेंट चॉइस क्या यहाँ पे इंडिया के लिए क्या चल रहा है? पहला डॉलर जैसा सबके लिए और दूसरा रुपी। तो सॉवरेन बॉन्ड्स एंड डोमेस्टिक लोन्स हैं, जापानीज़ येन और यूरो भी यहाँ पे एक वायबल अल्टरनेटिव है। तो आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं डिकार्बनाइज़ करने के लिए हमारे सेक्टर्स को। डिकार्बनाइज़ करना मतलब काफ़ी सारे लोग पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे कि कार्बन क्रेडिट्स की काफ़ी बात चलती है। यूरोपियन यूनियन से भी डिस्कशन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? डिस्कशंस चल रहे हैं हमारे ट्रेड में और यूके से भी चल रहे हैं जहाँ पे कार्बन वर्ड काफ़ी बार लिखा होता है। तो यूरोपियन इकोनॉमीज़ काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है किस पे कि पॉल्यूशन को कम किया जाए, राइट? एंड CO2 एमिशंस को कम किया जाए। तो वो चाहते हैं कि जितने भी अब डील्स हों आगे या फिर जितने भी सेक्टर्स हों, आगे इनोवेशन ये होना चाहिए कि वही काम हो रहा है लेकिन कम पॉल्यूशन के साथ, कम CO2 प्रोड्यूस करके एनवायरनमेंट को कम डैमेज करके। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन अपॉर्च्युनिटीज़ पे लोग बेट कर रहे हैं इस टाइम पे और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी इंडिया को वहीं पर है। तो ये एक काफ़ी मैं कहूँगा इनोवेटिव सेक्टर हो सकता है जहाँ पे नए इनोवेशंस आ सकते हैं। हमारे सबसे बड़े इनोवेशंस इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें ग्रीन एनर्जी की फ़ील्ड में देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा भी वहीं पर जा रहा है। तो आप खुद अपने लिए भी यहाँ पे ज़रूर अच्छे-अच्छे मैं कहूँगा अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैं खाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूँगा, चाहे आप बिज़नेस की बात करें, इफ यू हैव टू सेट अप अ बिज़नेस, इफ यू हैव टू वर्क, आप ऐसे सेक्टर्स में वर्क कर सकते हो एंड इफ यू वांट टू ऑफ कोर्स इन्वेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।